रतन टाटा एक ऐसा नाम जो भारत की आन बान एवं शान है, जो खास करके बिजनेस वर्ल्ड में किसी परिचय के मुहताज नहीं है, जो कि टाटा को न सिर्फ देश भर में बल्कि पूरे विश्व में इसका झंडा लहराया। दूसरे बिजनेसमैन ये सोच के बिजनेस करते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन से बिजनेस में ज्यादा पैसा है, लेकिन रतन टाटा यह सोचकर काम करते हैं कि कहां पर हमारे भारत देश का फायदा होगा, कहां पर यहाँ के लोगों का फायदा होगा, तो कहां पर यहाँ के एक एक पब्लिक को फायदा होगा, जिस वजह से पूरा भारत आज उनकी मृत्यु पर शोक मना रहा है। रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे, जिसमें वह टाटा ग्रुप के अनेक कंपनियां जो कि अपने मनमानी कर रहे थे उनको एक साथ जोड़ा, उनसे काम करवाया। पहले टाटा ग्रुप की सोच कम थी, मतलब नीचे थी, पहले सिर्फ भारत भर में सीमित थी, लेकिन जैसे रतन टाटा का एंट्री हुआ सीन में, उसके बाद पूरे टाटा ग्रुप का सोच बदला और उसे वैश्विक स्तर पर ले गया और पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस बनाया, जिसके वजह से आज आपको सुन के यह आश्चर्य होगा कि टाटा ग्रुप का रिवेन्यू जो है 60% पूरा विदेशों से आता है, बाहर से आता है। आपको यह सुनकर आश्चर्य जरूर लगेगा कि टाटा ग्रुप जो है अभी ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, मतलब टाटा ग्रुप ही जो है ब्रिटेन में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय देने का काम कर रहा है। और यह सुन के जरूर खुशी होगा कि एक समय ब्रिटेन हम पर राज किया करता था और आज जो है टाटा, रतन टाटा जी की वजह से पूरा जो है टाटा वहां पर राज कर रहा है, वहां के लोगों को सेवा दे रहा है, वहां का लोगों को पेट भर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रतन टाटा जी के ही बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, वह क्या अचीव किए, उनका क्या अचीवमेंट रहा वह जानेंगे। इतने बड़े बड़े चुनौतियों होने के बाद भी, इंटरनल मामला हो या बाहरी का मामला हो, अंदर में घुसपैठी टाइप में लोग बैठे हुए, उसके बाद भी इतने बड़ी बड़ी चुनौतियां होने के बाद भी वह टाटा को इतने ऊंचाइयों तक कैसे लेकर के चले गए और आगे टाटा इतना जो है इतना चमक कैसे रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। टाटा ग्रुप को उन्होंने इतना आगे कैसे ले गया उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। ये सभी जानने के बाद सबसे बड़ी बात खास करके हम लोगों को यह भी सीखने को मिलेगा कि हमें जो है रतन टाटा जी से क्या सीखने को मिलता है, उनके जो यह कार्यकाल रहा उसमें क्या हमें हमारे ये इस भारत के युवा को, खास करके जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को क्या सीखना चाहिए उनसे, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा जी का जन्म 1937 में हुआ था और जन्म के बाद ही उनके माता पिता का जो है डाइवोर्स हो गया था। उनका बचपन जो था वह उनके बचपन दादी के साथ गुजरा। उनका बचपन उनको जो है आगे का जो है देखभाल उनकी दादी ने किया था। 1955 में मात्र 17 साल की उम्र में वह आगे की पढ़ाई करने के लिए यूएस चले गए। वहां पर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। 1962 में उन्होंने ग्रेजुएशन आर्किटेक्ट से किया। 1963 में जब वह 26 साल के थे तब वह टाटा ग्रुप में एंट्री ली। इंटर होने के बाद उन्होंने टाटा मोटर्स में 6 महीना की ट्रेनिंग ली। उसके बाद वह चले गए टिस्को, जो कि आज के नाम पर टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। 6 महीने वहां भी टिस्को में भी ट्रेनिंग किया। 6 महीने के बाद ट्रेनिंग के बाद उन्होंने वहीं पर टाटा स्टील में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया और 1969 में टाटा ग्रुप के माध्यम से वह विदेश गए, वहां पर टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब वहां पर मीटिंग हो रहा था, बड़े बड़े कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन चल रहा था और वहां पर वो टाटा ग्रुप का एक हेड के रूप में जाकर के वहां पर टाटा ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रिप्रेजेंट किया। फिर आगे जाकर के 1971 में उनको टेल्को का डायरेक्टर बनाया गया। टेल्को उस समय टाटा की सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी थी, मतलब टाटा कंपनी को उससे कोई अपेक्षा नहीं था उस कंपनी से, मतलब बार बार उसमें लॉस ही किया जा रहा था। उस समय रतन टाटा जी को वहां पर भेजा गया। नेल्को में जैसे रतन टाटा जी का एंट्री हुआ उसके बाद उन्होंने जो है पूरा सिस्टम चेंज किया और कंपनी को ट्रांसफर करके लॉस मेकिंग कंपनी से उसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। वहीं पर एक पॉइंट था जहां पर जेआरडी टाटा को लगा इस लड़के में कुछ न तो कुछ जरूर बात है, जो कि यह लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। उस समय से ही वह जेआरडी टाटा के नजर में आ गए। नेल्को की सफलता के बाद 1971 में उनको सेजोन की जो है डायरेक्टर बना दिया गया। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स किया और फाइनली जाकर के 1981 में जाकर के टाटा इंडस्ट्री के डायरेक्टर बदले और वहीं से टाटा का उन्होंने सोच बदला कि यस वी कैन डू टुगेदर अ ह्यूज थिंग। टाटा का वही समय से उन्होंने सोच बदलना धीरे धीरे शुरू कर दिया। 1983 में उन्होंने लॉन्च किया टाटा सॉल्ट, जो कि आज घर घर सब जगह यूज किए जाते हैं। 1986 में वह एयर इंडिया के चेयरमैन भी बने, एयर इंडिया विमान जिसके बारे में आप लोग को मालूम होगा। और फाइनली वह दिन आ गया जिस दिन वह टाटा ग्रुप के ऑफिशियल चेयरमैन बन गए। वो डेट था 25 मार्च 1991। अब शुरू हो जाता है रतन टाटा जी का एरा। 1991 से वह टाटा ग्रुप को कंप्लीटली जो है अपने अंडर ले लेते हैं, वह ऑफिशियल चेयरमैन बन जाते हैं, मतलब टाटा ग्रुप का ऑफिशियल मालिक बन जाते हैं। अब इनका जो भी ऑर्डर चलेगा सब इनका चलेगा, जो भी काम होगा सब इनके इशारा में काम होगा। लेकिन शुरू में इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में क्या था, जेआरडी टाटा का फोन से ही सब डर जाते थे कि जेआरडी टाटा का फोन आ गया तो जेआरडी टाटा जो भी बात बोलते थे सबको उनसे डर लगता था और काम ठीक ठाक से होता था। लेकिन नए नए जो ये चेयरमैन आए हुए थे, रतन टाटा जी जो आए हुए थे, इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं करता था, इनसे कोई डरता भी
नहीं था, इनका कोई काम नहीं करता था, सब मनमानी ढंग से करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो जो इनका काम नहीं सुनते थे, इन्होंने सबको किक आउट किया कंपनी से, मतलब हार्ड स्टेप लिया, है ना। टाटा को एक अच्छे कंपनी में तब्दील करने के लिए, एक इसको अच्छा प्रोडक्शन बनाने के लिए, अच्छे जितने भी जो रिजेक्टेड इंप्लॉय थे, जो इनका बात नहीं मानते थे, इनके काम पर, इनका कहने पर नहीं चलते थे, सबको वो किक आउट किए कंपनी से। और साथ में उन्हीं समय रिटायरमेंट का स्कीम लाया गया। पहले क्या होता था कि लोग जो है जब तक मर नहीं गए टाटा में काम कर रहे हैं, मतलब उसमें रिटायरमेंट का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था। लेकिन उसी समय पहली बार जो है रतन टाटा जी ने रिटायरमेंट का स्कीम लाया और जो जितने भी पुराने एम्प्लॉय थे सबको बाहर निकाला और नए टैलेंट को टाटा में जगह दिया। और फाइनली जाकर के टाटा ग्रुप मजबूत हुआ। मनमानी यहाँ के एम्प्लॉय को और यहाँ के कंपनीज को, जो टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनी थे, इतना मनमानी था कि इनका कुछ भी कहना नहीं सुनते थे। तो उस समय अगर कल्पना किया जाए तो 1991 से लेकर के 2000 तक अगर रतन टाटा कुछ अगर एक्शन नहीं लेते तो टाटा तहस नहस हो जाती, ध्वस्त हो जाती और सारे कंपनियां इधर उधर बिखर जाती। उस समय तक जितने भी टाटा ग्रुप के कंपनियां थे वह सिर्फ इंडिया में ही काम करने का सोचते थे, मतलब उनका सोच इंडिया में ही सीमित था कि इंडिया में क्या करना है नहीं करना, ये सारा इंडिया में ही सीमित था। लेकिन रतन टाटा ने सबके दिमाग को मजबूत किया, सबको मोटिवेट किया और जाकर के फाइनली 2000 ईस्वी में इन्होंने भारत से बाहर कदम रखा और ग्लोबली जो है अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्रयास किया। 2000 ईस्वी में इन्होंने फाइनली जो है ब्रिटिश का एक कंपनी है टेटली, उसे इन्होंने खरीद लिया। उस समय वहां का बहुत बड़ा वो कंपनी रहा करता था, अगर कल्पना किया जाए तो ये टाटा से भी बड़ा कंपनी था। तो उस समय पूरा भारत में हाहाकार मच गया, पूरा भारत में चारों तरफ अरे बाप रे बाप कि टाटा ने तो टेटली खरीद लिया, टाटा ने तो टेटली खरीद लिया, अपने से बड़ा कंपनी खरीद लिया। उस समय पूरे भारत जगत में सिर्फ टाटा में ही नहीं अनेक बिजनेस ग्रुप में जो है ये तहलका मच गया, ये न्यूज पूरा गर्मा गर्मी माहौल छा गया। उस समय में ट्रेंडिंग में चलने लगा कि भारत का कोई पहला कंपनी है जो कि विदेश में जाकर के झंडा गाड़ा और वहां का संपत्ति को जो है अपने अंडर में लाया। उसी साल रतन टाटा को जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 2004 में वह टीसीएस का आईपीओ लेकर के आए और आज की डेट में टीसीएस भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का मतलब यह है कि आज के डेट में टाटा ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं, टाटा के अंदर में बहुत सारे कंपनीज हैं, तो उसमें से जितनी कंपनियां हैं उसमें से अकेले टाटा ग्रुप को 90% प्रॉफिट देने वाले ये टीसीएस ही है। अब सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। रतन टाटा के मदद से ये चीज संभव हो पाया। 2006 में इन्होंने लॉन्च किया टाटा स्काई, जो कि घर घर उसके बाद टाटा स्काई सब जगह चलने लगा, मतलब हर एक फील्ड में इन्होंने काम करना शुरू किया। 2008 में इन्होंने और एक बड़ा दांव खेला और जाकर के जगुआर कंपनी और लैंड रोवर कंपनी को अपने अंडर किया, उसे खरीद लिया। और उसी समय 2008 में ही इन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड जो कि पद्म विभूषण अवार्ड कहा जाता है, उनसे इनको सम्मानित किया गया। और फाइनली जो है इन्होंने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन से रिटायरमेंट ले लिया, वहां से रिटायर हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जानते हैं रतन टाटा जी के जो चैरिटी ग्रुप है जहां पर ये जो समाज सेवा करते थे उसके बारे में जानते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है। और इसी से हम सभी जो है भारत के युवा को, खास करके जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको इनसे सीख लेने की जरूरत है कि आगे जाकर के कैसे चैरिटी में काम करना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है भैया। अगर आप चैरिटी करते हैं, अगर आप दान करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो जिस तरह आज रतन टाटा जी को एक प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा उनको याद किया जा रहा है, एक भगवान उनको बना दिया गया है। हर एक दर्जे के लोग जो है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर एक जो है कस्बे का लोग जो है इन्हें जो है एकदम दिल से याद कर रहा है और इनकी मृत्यु पर शोक जता रहा है। टाटा जो है उस समय ऐसे नहीं है कि रतन टाटा जी जो है वह चैरिटी में खुद से देते थे, इनका एक सिस्टम बना हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये चैरिटी तो देते थे। देखिए आजकल के बिजनेसमैन क्या करते हैं, अगर कुछ दे दिए तो फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो करा रहे हैं, पूरा दुनिया में बता रहे हैं हाँ मैंने चैरिटी दिया, हाँ मैंने ये किया, दान किया, हाँ मैंने लोगों को मदद किया। लेकिन रतन टाटा में ये चीज नहीं था। उन्होंने एक ट्रस्ट जो बना हुआ है, टाटा ट्रस्ट, ठीक है, उन्हीं के अंदर में सभी आते हैं। मतलब टाटा ट्रस्ट में टाटा ग्रुप आता है। मतलब टाटा का अगर ओरिजिनल मालिक देखा जाए तो टाटा ट्रस्ट है, उनके ये जो है चेयरमैन थे, समझ रहे हैं ना आप। मतलब मालिक जो है टाटा ट्रस्ट था। तो मतलब जो भी चैरिटी होता था, जो भी लोगों का मदद होता था, वह टाटा ट्रस्ट के माध्यम से होता था। और रतन टाटा जी जो है इसका क्रेडिट कभी नहीं लिए और जब भी मदद करते थे वह डायरेक्ट बोलते थे कि हमारा मालिक जो है टाटा ट्रस्ट है, तो टाटा ट्रस्ट का ही सब नाम ले। वो अपने आप को पॉपुलर करने का कभी भी प्रयास नहीं किए। कोरोना फाइट में उन्होंने 500 करोड़ रुपया दान दिया लोगों के मदद के लिए। 2008 में आप लोगों को याद होगा जब टेररिस्ट अटैक हुआ था होटल ताज में, तो उन्होंने जब तक वहां पर जो है सब कुछ ठीक नहीं हो गया, पुलिस अपना ऑपरेशन चला रही थी, वहां पर जो है समय पर बहुत समय लग गया था सब कुछ ठीक ठाक करने में, तब तक वह जो है होटल ताज के बाहर ही खड़े होकर के सब कुछ अपने आंखों से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर नुकसान हो रहा है, मेरे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। और मन ही मन उसी समय दिमाग में उन्होंने ठान लिया था कि लोगों की मदद करना है। लोग
लोग उन्हें बार बार बोल रहे थे कि सर आप चले जाइए, सर आप चले जाइए, हम लोगों को ये सब हैंडल करने दीजिए, हम लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन उस समय ये जो है जरा सा भी अपने बारे में नहीं सोचे और लोगों को वहां पर देखते रहे कि हमारे लोग किस तरह से परेशानियां झेल रहे हैं, लोगों को किस तरह मारा जा रहा है। दूसरे बिजनेसमैन रहते तो पता चलता कि वह जो है पतली गली से निकल जाते, लेकिन उनका ये नेचर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो उस अटैक में, टेरर अटैक में जिनका भी नुकसान हुआ, चाहे वह होटल का स्टाफ हो या फिर होटल में गए हुए मेहमान हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, कोई भी आम आदमी क्यों ना हो, अगर जिनको जिनको वहां से ये हुआ, नुकसान हुआ, जिनकी जान चली गई, सबके परिजनों से जाकर के वो पर्सनली मिले और उनके मदद के लिए उन्होंने एक अलग से ट्रस्ट बनाया जिसका नाम ताज पब्लिक सर्विस ट्रस्ट के नाम पर उन्हें जाना जाता है। जिस ट्रस्ट का काम स्पेशली जो टेरर अटैक में मारे गए या फिर जिनको जो है जान माल का खतरा हुआ, जिनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के उनका एजुकेशन या फिर जितने भी सर्विसेज हैं उनको सारा चीज उनको फ्री में सपोर्ट करवाने का जो है काम करवाया जाता है। उनका कुत्तों से भी बहुत बड़ा लगाव है। उन्होंने बॉम्बे हाउस में जो है स्ट्रे डॉग को घुसते हुए देखा तो दूसरे मालिक क्या करते, गार्ड से बोल करके उसके कुत्ते को बाहर निकालते। उन्होंने जितने सारे स्ट्रे डॉग जो आते थे बॉम्बे हाउस में, उनको जो है बॉम्बे हाउस में एक स्पेशल उनके लिए घर बनाया गया जहां पर उनके लिए रहने का प्रबंध करवाया गया और खाने का प्रबंध करवाया गया। सोच लीजिए कि इतने बड़े डॉग प्रेमी थे वो। एक सबसे बड़ी बात जो कि हमें सीखने की जरूरत है, रतन टाटा इतने बड़े कंपनी के मालिक, इतने बड़े कंपनी को चलाने वाले, उनके दिमाग में कितना ज्यादा सरदर्द, कितना हेडेक, कितना काम का लोड, इसके बावजूद भी आज तक उन्होंने एक घूंट शराब को अपने मुंह में नहीं लगाया, ना वो उन्होंने स्मोकिंग किया, सिगरेट पिया। और आज के जमाने के जो लोग हैं, चाहे वो सर्विस करने वाले हो या बिजनेस करने वाले हो, एक उन लोगों को जो है बहाना मिल जाता है कि अरे भाई इतना ज्यादा टेंशन है तो क्या करें, पीने का तो मजबूरी है, पीना पड़ता है। लेकिन देखिए रतन टाटा जी से आपको ये चीज सीखना चाहिए कि पीने से सबका सॉल्यूशन या फिर सबका काम का लोड कम नहीं हो जाता। कहानी तो और है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो है इसे जो है शॉर्ट में ही हम लोग समझते हैं कि सभी लोग तो बिजनेस कर पाते हैं, सभी लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन रतन टाटा के जैसा शायद ही कोई बनता है। आज हम या आप युवा जितने भी हैं रतन टाटा से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखने की भी जरूरत है। मुंह से बोलने से नहीं होगा कि रतन टाटा जी को भगवान अपने चरणों में जगह दे और जो है वह जहां भी रहें खुश रहें। रतन टाटा जी को तब खुशी होगा, उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आप और हम युवा पूरा भारत देश की जो है सेवा करने में लगेंगे। जो नीडी है, जिनको जरूरत है, उनका आगे बढ़ करके मदद करेंगे, उनके जो दिखाए हुए रास्ता है उनमें जो है हम चलेंगे, तभी वह खुश होंगे। चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसे लाइक, शेयर और फिर एक बहुमूल्य कमेंट रतन टाटा जी के लिए कर दें। जय हिंद।